If you stand for a reason, then be prepared to stand like a tree. And if you fall on the ground, then fall like a seed that grows to fight again. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have discussed various topics on administrative law in the previous videos, today we will discuss with a new chapter on administrative law, that is Lokpal and Lokayukt Act in India. If we talk about the introductory portion of this Lokpal and Lokayukt Act, as we know, the term ombudsman has originated in Sweden in 1809. जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोकपाल सिस्टम है ये इंडिया का सिस्टम नहीं है, ये इंडिया में ओम्बड्समैन सिस्टम जो स्वीडन के अंदर ओरिजिनेट हुआ था 1809 में, ये वहीं से लाया गया है. तो जो ओम्बड्समैन टर्म है दैट हैज ओरिजिनेटेड इन स्वीडन इन 1809 एंड दिस ओम्बड्समैन वाज वेस्टेड विद वाइड पावर्स. ये जो ओम्बड्समैन था जो 1809 के अंदर आपने सुना स्वीडन के अंदर ओरिजिनेट किया गया था, इस ओम्बड्समैन को एक काफ़ी वाइड पावर दी गई थी और इसको यह कहा गया था कि आपको अपने फंक्शन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर परफॉर्म करने हैं. और ऐसे यहाँ किसके फंक्शन के परफॉर्म करने हैं? टू सुपरवाइज द कोर्ट एंड पब्लिक अथॉरिटीज. ये देखना कि जितनी भी कोर्ट्स हैं या जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो अपने कार्य को सही से कर रही है नहीं कर रही हैं, वेदर दे आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट. इन सब चीज़ों को चेक करने का जो कार्य था वो ओम्बड्समैन को दिया गया था. तो ओम्बड्समैन वाज द टर्म that was originated in Sweden in 1809 and this was vested with wide powers and given a lot of independence in performing its functions. तो ओम्बड्समैन को काफ़ी वेस्टेज पावर दी गई थी और ये कहा गया था कि वो अपने कार्य को इंडिपेंडेंट रह के करेंगे. एंड सो द ओम्बड्समैन इज वन. इसका मतलब ओम्बड्समैन कौन है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी संस्था जो कार्य करेगी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. तो जितनी भी ये एक ऐसी संस्था है जो बड़े गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कार्य करेगी और ये उन कंप्लेंट्स के साथ डील करती है जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ लाई जाती है. और जैसे कि आपको पता है कि यदि हम ये चाहते हैं कि कोई जो गवर्नमेंट है या कोई स्टेट है यदि वो अपने कार्य को सही ढंग से करे तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे जो पब्लिक ग्रीवांसीज हैं उनको उनके लिए वहाँ पे उनका निपटारा होना चाहिए. एंड इट इज़ असेंशियल टू सेटल द पब्लिक ग्रीवांसीज. ये जरूरी है. तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ओम्बड्समैन सिस्टम स्वीडन के अंदर लाया गया था और इससे यह कहा गया था कि आपको अपना कार्य इंडिपेंडेंट रह के करना और जितनी भी कंप्लेंट्स यदि कोई पब्लिक कोई भी व्यक्ति, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई सिटीजन यदि कोई कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में ये जो ओम्बड्समैन सिस्टम है इट वॉज गिवन द वाइड पावर टू डील विथ देयर कंप्लेंट्स. तो उनकी कंप्लेंट्स के साथ डील करने के लिए उसे पूरी पावर दी गई थी. एंड दिस वाज द हॉलमार्क फीचर ऑफ द ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन का हॉलमार्क फीचर क्या है? कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अपने कार्य को इंडिपेंडेंट रह के करती है. नो वन कैन इंटरफियर इन देयर पावर वेदर इट मे बी एग्जीक्यूटिव और इट मे बी लेजिस्लेचर. ना तो एग्जीक्यूटिव उसके कार्य में हस्तक्षेप करेगी ना ही लेजिस्लेचर ही हस्तक्षेप करेगा. तो दिस मीन्स ओम्बड्समैन इज अ सिस्टम दैट परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंट होकर कार्य करेगी. एंड इट इज इम्पार्शियल आल्सो, इजिली एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली. तो दीज आर सर्टेन हॉलमार्क फीचर्स ऑफ द ओम्बड्समैन सिस्टम. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. आपको ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन में लिखना है. यदि हम बात करें ओम्बड्समैन सिस्टम की, ये जो ओम्बड्समैन सिस्टम है आज के टाइम में यदि हम देखें तो अबाउट 120 कंट्रीज इसे अडोप्ट कर सकी हैं. तो दिस ओम्बड्समैन सिस्टम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन मोर देन 120 कंट्रीज ड्यू टू इट्स सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी. क्योंकि ये सिस्टम इतना पॉपुलर रहा है, इतना सक्सेस रहा है, जिसकी वजह से जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे या गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उनके अंदर करप्शन कम देखने को मिला है. और यही वजह है कि 120 देशों ने इसे अपना लिया है. तो दिस मीन्स वी कैन से दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन इज बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल. जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक प्रिंसिपल बोलता है कि इंडिया इज द सोवरेन स्टेट, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, सेपरेशन ऑफ द पावर का कंसेप्ट पाया जाता है, रूल ऑफ लॉ लागू किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर. तो ये सब चीज़ें यदि आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो है ये इन्हीं के आधार पर ओम्बड्समैन सिस्टम, ये जो हमारा जो लोकपाल सिस्टम जो लाया गया है वो इन्हीं के आधार पे लाया गया है. और इसके लिए कहीं ना कहीं ये इसके बेस का काम कर रहे हैं, इसके लिए फाउंडेशन का काम कर रहे हैं. तो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से बताए मैंने?
एक तो सोवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे जो लोग हैं उन्हीं से पावर ड्राइव हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि लोगों की आप नहीं सुनेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी। और यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट का पाया जाता है कि भी अपने हर गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग रह के काम करेंगे, इंडिपेंडेंट रह के कार्य करेंगे, एंड नो वन कैन इंटरफियर अमंग द फंक्शनिंग ऑफ द अदर। एंड रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि रूल ऑफ लॉ मतलब हर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन बेसिस ऑन विच लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ये इनका बेस फ्रेम कर रहे हैं। यदि हम बात करें ओम्बड्समैन होता क्या है, एज पर डिक्शनरी मीनिंग ओम्बड्समैन इज एन इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स फ्रॉम द सिटीजन्स अगेंस्ट द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब कि ये जो ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स फ्रॉम द सिटीजन्स, कि लोगों जो सिटीजन्स हैं वो जो कंप्लेंट फाइल करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ, कॉरपोरेशंस के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में उन कंप्लेंट्स के साथ डील करने की इसे पूरी पावर होती है ओम्बड्समैन को। तो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन which is appointed by the government. And the next definition is given by Black's Law Dictionary. Black's Law Dictionary ने क्या कहा कि ओम्बड्समैन एक ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल या कोई एक ऐसा पर्सन है टू विच पीपल में कम विद ग्रीवांसेस कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। यदि किसी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम आती है या गवर्नमेंट अपने कार्य सही से नहीं कर रही है, उन्हें ऐसा लगता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति उन कंप्लेंट्स को ओम्बड्समैन के पास लेके जा सकता है। तो ओम्बड्समैन एक ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके जो किसके साथ डील करेगा? लोगों के साथ। वो लोगों की कंप्लेंट्स सुनेगा, ग्रीवांसेस लेगा। और कौन से ग्रीवांसेस की बात मैं कर रही हूँ? यहाँ पे जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है यदि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, तो ऐसी सारी की सारी जो कंप्लेंट्स है दैट मे बी टेकन बाय द ओम्बड्समैन। तो इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर यही सिस्टम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। तो ये लोकपाल होता क्या है? द टर्म लोकपाल इज यूज्ड एज ए सिनोनियम ऑफ ओम्बड्समैन। जैसा कि मैंने आपको बताया स्वीडन के अंदर ओम्बड्समैन चलता है, तो इसी तरह से इंडिया के अंदर लोकपाल सिस्टम चलता है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शन है दैट हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ डिबेट। भी आज आप कहीं भी सुनेंगे तो मैटर ऑफ डिबेट ये बना हुआ है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या कोई ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा मतलब ये करना जरूरी होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे पास होना चाहिए जो इनके ऊपर लगाम लगा सके, टू कंट्रोल द corrupt practices performed by these institutions, performed by these politicians or by bureaucrats. तो दिस मीन्स वी हैड, जब का देखा जाए तो उस समय हमारे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऐसा नहीं था। तो वी हैड नो सेटिस्फैक्ट्री और क्रेडिबल सिस्टम टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। इससे पहले जब आप लोकपाल सिस्टम आया है, इससे पहले आपने देखा होगा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे देश के अंदर कार्य नहीं कर रहा था जो इनके ऊपर लगाम लगा सके। हम केवल बातें करते थे कि हाँ जी ऐसे ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इन पर लगाम लगाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं था। Thus, there was problem while dealing with the prosecution against the corrupt politicians and bureaucrats at higher level. This means जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो हायर लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको डील करने के लिए प्रोसिक्यूशन, क्योंकि उनके खिलाफ स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता था और क्योंकि वो अपने अहदे का फ़ायदा उठाते थे। तो देयर वॉज प्रॉब्लम वाइल डीलिंग विद द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो उनके खिलाफ जांच करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में देयर वाज नीड फॉर इंडिपेंडेंट एजेंसी। यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों से अलग रह के कार्य कर सके। आपको मैंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट बताया था, उसके अंदर क्या था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, दीज आर द थ्री ऑर्गन्स हु आर वर्किंग देयर इंडिपेंडेंटली, जो अपना अपना कार्य इंडिपेंडेंट तरीके से रह के कर रही हैं। और यही सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। और इसी के आधार पे हमारा जो सिस्टम है, ये लोकपाल सिस्टम है, वो लाया गया है कि इनकी जांच करने के लिए भी एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो इनके ऊपर लगाम लगा सके। तो देयर मस्ट बी एन एजेंसी टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर और जुडिशरी।
मीन्स आल ये जो अथॉरिटीज है जिनके अंदर आप मिनिस्टर जानते हो, मिनिस्टर्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। तो यदि ये लोग करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी सिटीजन अपने ग्रीवांसेस को लेके लोकपाल के पास जा सकता है और वो उसके साथ डील कर सकता है इंडिपेंडेंट रह के। तो देयर वाज नीड फॉर एन एजेंसी दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड टू लुक इनटू द सिटीजन्स ग्रीवांसेस। यहाँ पे सिटीजन्स के ग्रीवांसेस के साथ डील करना जरूरी है। टू चेक द हायर लेवल की किस चीज़ के लिए ये एजेंसी बनाई जा रही है, जिससे कि उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, टू कंट्रोल द हायर लेवल पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए एक एजेंसी लाई गई है। यदि हम बात करते हैं टर्म लोकपाल की, ये लोकपाल है क्या? वर्ड टर्म लोकपाल इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स। ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि लोक प्लस पाला, PAL, पाल। तो लोक मीन्स लोग, जैसा आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कभी। तो लोक का मतलब क्या होता है? लोग, पीपल। एंड पाला मीन्स प्रोटेक्टर या केयर टेकर। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वर्ड्स, लोक प्लस पाला, जिस मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, केयर टेकर ऑफ द पीपल, कि लोगों को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसी ही लोकपाल है। लोकपाल इज द प्रोसिक्यूटर ऑफ पीपल वेयर एनी पर्सन कैन कंप्लेन टू इट। जहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, किसके संबंध में? रिगार्डिंग द सर्विसेज, राइट्स और एनी क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी सर्विस है या कोई उनका अधिकार है या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में है या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट में है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में है या किसी ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में है, तो ऐसी स्थिति में उन कंप्लेंट्स के साथ वो डील कर सकता है और उनसे उन्हें बचा सकता है। तो एक तरह से लोगों का प्रोटेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। तो यदि हम बात करते हैं टर्म लोकपाल की, ये बनाई किसने थी? द टर्म लोकपाल वॉज क्वाइंड बाय CD देशमुख। CD देशमुख जो हमारे 1959 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस टर्म को पहली बार क्वाइन किया था। और जबकि यूज किसने किया था इसे? LM सिंघवी जी ने। LM सिंघवी यूज दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1963। 1963 में पहली बार इस टर्म को यूज किया गया था लोकसभा के अंदर। कब? जब when there was debate in parliament। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट चल रही थी टू फॉर्म एन ओम्बड्समैन लाइक सिस्टम, कि ओम्बड्समैन का जो सिस्टम स्वीडन के अंदर है, इसी तरह का एक सिस्टम इंडिया के अंदर भी होना चाहिए टू कंट्रोल द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। कि ये जो पॉलिटिकल करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, जिनकी बात आज हम केवल बात करके रह जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। इस पर डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये 1963 की बात है जब डिबेट चल रही थी। तो LM सिंघवी जी ने ये इस टर्म को पहली बार यूज किया था। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया, द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन वाज द मैटर ऑफ डिबेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, ये एक तरह का मैटर ऑफ डिबेट बन के रह गया हमारे इंडिया के अंदर था। डिबेट का, डिस्कशन का, स्टडी का भी हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। बट वी हैव नो सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिबल सिस्टम। परंतु हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। दैट मे प्रिवेंट डिटेक्ट और इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। भाई कोई भी केस, यदि कोई पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक करप्शन से रिलेटेड कोई केस आता है हमारे पास, तो उसके साथ डील करने के लिए कोई भी सिस्टम इंडिया के अंदर नहीं था। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो देयर वाज प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम थी किसके लिए? वाइल डीलिंग विद द प्रोसिक्यूशन। भी उनके इस तरह के जो केसेस हमारे सामने आ रहे थे, उनके साथ डिस्कस करने के लिए हमारे पास कई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो इंडिपेंडेंट रह के अपना कार्य कर सके। और इसी के संबंध में ये जो लोकपाल सिस्टम है, ये हमारे इंडिया के अंदर लाया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोकपाल है ये एक तरह से ओम्बड्समैन का, मतलब जो ओम्बड्समैन सिस्टम इसमें था, आपका स्वीडन में था, 1809 में आया था, उसी का सिनोनियम वर्ड लोकपाल यहाँ पे यूज किया गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिकल करप्शन है उसके ऊपर लगाम लगाने के पर्पज से ही लाया गया है। और ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। तो इसी के लिए लोकपाल सिस्टम लाया गया था। हाँ जी, इसके बाद आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में बात आई तो उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये कब की बात बताई मैंने? 1963 की बात, जब LM सिंघवी जी ने इसको पहली बार यूज किया था। उसी के बाद इसके ऊपर कार्य होना शुरू हो गया
और अब हुआ क्या कि इन 1966 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई जी। तो इन 1966 एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई टू कंसीडर द नीड फॉर स्पेशल इंस्टीट्यूशन for the redress of citizens' grievances, keeping in mind the need for ensuring the highest level of efficiency, highest standard of efficiency। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, 1966 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया और जिसके चेयरमैन बनाए गए मोरारजी देसाई जी। और ये कहा गया कि उनको इस इंस्टीट्यूशन के साथ डील करना है और उस वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आती है जो सिटीजन्स की, तो उसके साथ डील करने के लिए ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लाया जाना है और जो अपनी इंडिपेंडेंट होकर अपना कार्य कर सके और जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज अपने ग्रीवांसेस ले सके कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ग्रीवांस, उनके जो ग्रीवांसेज हैं जो सिटीजन्स के, वो उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। तो इसी पर्पज से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और ये कहा था कि यहाँ पे दो तरह के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की नियुक्ति की गई और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की नियुक्ति की गई टू प्रूव द हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन। जो हायर लेवल पे जो करप्शन पाया जा रहा है, पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दो तरह के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। एट स्टेट सेंट्रल लेवल लोकपाल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड एट स्टेट लेवल लोकायुक्त सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। So these were the two institutions that was recommended by the Administrative Reform Commission. And if we talk about the Administrative Reform Commission, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की नियुक्ति की गई और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो इसी को आधार मानते हुए ऑन 9 मई 1968 लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। लोकपाल बिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर बाय द शांति भूषण जी। तो जैसा आप जानते होंगे, शांति भूषण जी ने पहली बार लोकपाल बिल लोकसभा के अंदर पेश किया था और वो तारीख थी 9 मई 1968। और यहाँ पे जब देखा जाए तो 1968 में 9 मई 1968 को तो ये पेश किया गया लोकसभा के अंदर और 1969 में ये लोकसभा के अंदर पास भी हो जाता है, बट इट वाज नॉट बिकम द लॉ। मतलब यहाँ पे ये कानून नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, क्योंकि उसी समय लोकसभा भंग हो गई और जिसकी वजह से ये कानून नहीं बन पाया। और उसके बाद आप देखेंगे कई बार ये बिल पेश करने की कोशिश की गई है। यदि आप देखें तो इट वाज प्रोड्यूस इन 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 2001 एंड 2008। दीज आर द सर्टेन ईयर्स इन विच दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बार बार इंट्रोड्यूस किया गया। पार्लियामेंट के अंदर ये पास भी हुआ है, लोकसभा के अंदर पास हुआ, बट इट वाज लैप्स्ड, it was not possible to become the law due to the dissolution of लोकसभा। लोकसभा के डिसोल्यूशन होने की वजह से ये पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 1985 का जो बिल था उसको छोड़ के वहाँ पे जो 1985 में जो बिल पेश किया गया था, दिस वाज विड्रॉन लेटर बाय द गवर्नमेंट। वो लोकसभा भंग होने की वजह से नहीं पास हुआ था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ही उस बिल को विड्रॉ कर लिया था। तो दीज आर द सर्टेन हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आपको पहले यहाँ तक ये जो हिस्ट्री है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।